हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लासेस में सेट ए कंप्लीट किया था आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। आज हम सेट बी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट बी। सेट बी में आपकी जो क्वेश्चंस है वह है यहाँ पे सेट बी। राइट डाउन द करेक्ट आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ रिकवरी अमॉन्ग 48 पेशेंट्स। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया 48। व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी इज दिस, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या है 0.48 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिकवरिंग कितना हो जाएगा 1 माइनस पी दैट इक्वल टू 1 माइनस 0.48। तो आपको 0.75 पी तो 0.75 है, 75 है। तो 75 है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.75 दैट इक्वल टू 0.25। तो यहाँ पे नंबर आपका 48 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 48 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका कितनी है 0.75 है, 0.75। तो फेलियर कितना होगा 0.20। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस जो होता है वेरिएंस का रूट होता है, वेरिएंस की रूट होता है। अब देखिएगा वेरिएंस में क्या होता है, फॉर्मूला वेरिएंस का NPQ होता है, NPQ होता है। n आपके पास कितनी है बताइए आप 48 है, ये कितनी है 0.75 है, p ये कितनी है 0.25। तो ये आपका 12 हो जाएगा दैट इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर 3 होगा, दैट इज द पार्ट डी। ठीक है ना, समझ आ गया, बहुत अच्छा। अब चलिए यहाँ पे बनाई गई है n इक्वल टू 48, p इक्वल टू दिस, q इक्वल टू दिस। मीन आपका दिया हुआ है, मीन इक्वल टू ये होता है, वेरिएंस इक्वल टू NP होता है, इतना हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू NPQ दैट इक्वल टू वेरिएंस हमने निकाला हुआ है और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट है आपको x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n कितनी है आपके पास, n आपके पास दिया हुआ है 20। व्हाट इज द मीन ऑफ द नोन दैट सिमेट्रिक। अब एक बात बताइएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक होगा, मैंने प्रॉपर्टीज में बताया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू भी 1/2 होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू भी 1/2 होता है। ये तभी प्रॉपर्टी लगता है जबकि वो सिमेट्रिक हो। कब लगता है बेटा, जबकि वो सिमेट्रिक है तभी ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तभी ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा। ठीक है ना। और n इक्वल टू यहाँ पे कितनी है 20 है। तो क्या निकालनी है आपको, व्हाट इज द मीन, मीन ऑफ x, मीन ऑफ x। तो मीन इक्वल टू क्या होता है आपको, मीन इक्वल टू NP होता है, मीन इक्वल टू NP। तो दैट इक्वल टू 20 इंटू 1/2 दैट इक्वल टू 10। सिमेट्री के लिए ये वाला प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो आपका p इक्वल टू 1/2 है, q इक्वल टू 1/2 है। अब प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, सक्सेस प्लस फेलियर का 1/2 प्लस 1/2 दैट इक्वल टू 1। ये दोनों का सम 1 होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें सॉल्व कैसे किया गया है, इफ x इज द सिमेट्रिक दिस, it is symmetric, then probability of success equal to this, probability of failure equal to this, n equal to 20। तो मीन इक्वल टू दिस सोल्यूशन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। देखिएगा ग्रेटेस्ट वेरिएंस, ग्रेटेस्ट वेरिएंस। अब इसमें मीन नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है आपको, q भी नहीं दिया हुआ है। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होता है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है NPQ। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब सुनिएगा, मान लिया जाए ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगा, जब आपका व्हेन P इक्वल टू Q होगा, देन इट विल बी, ये आपको जानना पड़ेगा, विल बी ग्रेटेस्ट वैल्यू। जैसे मैंने 0.5 इक्वल टू P माना,
और q इक्वल टू 0.5 माना, मैंने पी क्यू किया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 दैट इक्वल टू आपको 0.25 आएगा। एक केस ये ले लीजिए। दूसरी केस ले लीजिए, P इक्वल टू मैंने 0.75 माना, Q इक्वल टू 0.25 माना। मैंने ऐसे क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे भी आपको 0.5 प्लस 0.5 ये आपका 1 होगा, इसीलिए मैंने ऐसे मान रहा हूँ। दोनों का सम 1 होनी चाहिए। यहाँ पे भी 0.75 0.25 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि PQ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे PQ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे PQ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.75 0.25 तो कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू 0.25 ये आपके पास आ जाएगा 0.1875 हो जाएगा। एक तीसरा केस को मैं डिस्कस करता हूँ। P इक्वल टू 0.45, Q इक्वल टू 0.55। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 इंटू 0.55 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 इंटू 0.55 आप क्या हो जाएगा? 0.2475। फिर भी इससे कम है, फिर भी इससे कम है। तो एक बात आप माइंड में रखिएगा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा किसी भी मीन का, चाहे ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा वेरिएंस का, एक ही केस में हो सकता है जबकि P इक्वल टू क्यू होगा। P इक्वल टू क्यू होगा तभी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। तो फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू हम क्या लिखेंगे? फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस P must be 1/2 that equal to 0.5 और Q must be 1/2 that equal to 0.5। तो NPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका N इक्वल टू 16 1/2 दैट इक्वल टू 4 ये हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है ना? बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको मैं चलता हूँ आगे। देखिएगा ये क्वेश्चन बोला है फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पॉसिबल ओनली इफ P प्लस क्यू इक्वल टू 1 P इक्वल टू हाफ Q इक्वल टू दिस, ये तभी पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। x बी द बाइनोमियल वेरिएट विद द पैरामीटर्स 5। पैरामीटर्स 5 का मतलब n इक्वल टू 15 एंड 1/3। तो प्रोबेबिलिटी बाय वेरिएट में प्रोबेबिलिटी में आपको देगा 1/3। ये आपको पैरामीटर 5 1/3 का मतलब n का मतलब 15 बार एक्सपेरिमेंट, 1/3 का मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड? मोड की वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोड की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन में तो एक प्रॉपर्टीज है। देखिएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बात याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक होता है। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 2.65 तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3.75 इसकी वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पे -2.12 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आपको बहुत बड़ा है, इससे आपको छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये। तो दिस इज द वैल्यू। ये आपको इससे जो प्रोफेशनल वाला पार्ट है वो इग्नोर करके उससे छोटा वाला वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो n इक्वल टू 15 है और p इक्वल टू 1/3 है। तो बात को समझिए, उन्होंने कहा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द टू पैरामीटर्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूनिमोडल और बाई मॉडल। यूनिमोडल और बाई मॉडल एक हो सकता है या दो हो सकता है। μ0 का मतलब मीन, ये क्या होता है? मीन। द मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय म्यू लार्जेस्ट इंटीजर, गिवन बाय मी, ये μ0 से मोड को रिप्रेजेंट किया है। द लार्जेस्ट इंटीजर माने ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेनिंग n+1 + p इफ दिस इज द नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब अगर ये फ्रैक्शन में आता है 2.5 आ जाता है
तो जब 2.5 होगा तो लार्जेस्ट इंटीजर होगा, तो जितना इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 2, तो दैट इक्वल टू मोड, दैट इक्वल टू मोड। अगर n+1p आपको है तो उस केस में अगर नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर का मतलब लाइक फ्रैक्शन, लाइक नॉन इंटीजर का मतलब 2.65 हो सकता है, 3.75 हो सकता है, -2.15 मैंने पॉइंट में आएगा नॉन इंटीजर का मतलब। इंटीजर का मतलब क्या होना चाहिए, 5, 7, 2, -13 इस टाइप का इंटीजर होगा। तो नॉन इंटीजर हम कैसे कहते हैं, नॉन इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे लाइक 2.5 हो गया, 7.2 हो गया, 3.5 हो गया, 3.7 हो गया, ये नॉन इंटीजर होता है। उन्होंने क्या कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है मोड का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन p+1 डिवाइडेड बाई p+1 डिस, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बशर्ते कि ये वाला जो है नॉन इंटीजर हो, ये वाला जो है नॉन इंटीजर हो। फिर उन्होंने बोला नॉन इंटीजर n+1 इक्वल टू p एंड n+1 माइनस p, मोड का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे n+1 p होता है, यहाँ पे n+1 p मोड इक्वल टू -1 व्हेन n+1 p इज इंटीजर करने मतलब जब n+1 p निकालेंगे, अगर ये 7 आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब 7, 4, 12, -3 ये इंटीजर होता है, ठीक है, ये इंटीजर होता है। बात को समझ आ रहा है ना। तो अगर ये इंटीजर आ गया तो ये कितना होगा, 7 - 1 मोड हो जाएगा, 7 - 1 मोड हो जाएगा। तो अगर नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शन में होगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। अगर ये इंटीजर में आ गया तो -1 हो जाता है। ये बात को समझना पड़ेगा। तो आपको पास दो आपकी मेथड है, इस बात को समझिए आप। दो बातें हैं, दो बातें क्या क्या है आपको समझिए। यहाँ पे दो बातें आपको समझना पड़ेगा। देखिए मोड इक्वल टू आपके पास क्या होगा, मोड इक्वल टू दो बातें, मोड इक्वल टू n+1 ये p होगा, मोड इक्वल टू n+1 p -1। यहाँ पे कब होगा, नॉन इंटीजर के केस में। नॉन इंटीजर जब होगा क्या, n+1 p। नॉन इंटीजर का मतलब क्या होता है, 2.5, 7.6। तो ये जो होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कब होगा, जबकि n+1 p इज इंटीजर का मतलब 7, 12, 9 इस टाइप का। तो n+1 -1 हो जाएगा। ये मोड का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाली गई, यहाँ पे n इक्वल टू 15 आ गया, ये p इक्वल टू ये आ गया, इसको निकाला गया तो क्या आएगा, ये 5.33। तो मोड क्या होगा यहाँ इस केस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इक्वल टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.333। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये 5 हो जाता है। तो 5 आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अगर ये 5 होता तो क्या हो जाता मोड इस केस में, अगर मोड इस केस में कितना होता, तो ये 5 - 1 दैट इक्वल टू 4 होता है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, तो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बाद वाला करेंगे क्वेश्चन।